आप सभी पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जरूर पढ़ते हैं, टॉपर्स की पहली पसंद और बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। लेकिन दिक्कत ये आती है कि अक्सर स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते कि इसको रिवाइज कैसे करना है। क्या सिर्फ इसको कवर टू कवर पढ़ लेना काफ़ी है या इसके नोट्स बनाने चाहिए? अगर आप इन जनरल टॉपर्स से पूछो जिन्होंने एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं तो वो कहेंगे अक्सर मेजॉरिटी उनमें से नोट्स नहीं बनाती है। लक्ष्मीकांत के नोट्स नहीं बनाने का कारण ये है कि पहले खुद से एक ये किताब नोट्स के फॉर्म में है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो इससे कंडेंस्ड नोट्स बना सकते हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स। लेकिन वो तभी बनता है जब आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया है और आपको पता है क्या चीज़ें आप नहीं भूलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फंडामेंटल राइट्स शायद आप ना भूलें, लेकिन उसके कुछ क्लॉजेज आप भूल सकते हैं। आप शायद इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल ना भूलें, लेकिन इसके कुछ चीज़ें भूल सकते हैं। तो बेसिक चीज़ों के नोट्स भी स्टूडेंट्स बनाते हैं, पर ओवरऑल फॉर रिविजन, क्योंकि इतना एग्जॉस्टिव काम है ये और इतनी इंपॉर्टेंट है, आपके 25 से 30 नंबर जो इस किताब से आप सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली या तो रिलेशन में जो करंट अफेयर्स में न्यूज़ है उसके साथ। तो इसको रिवाइज कैसे करना है, क्या चीज़ों पर फोकस करना है, वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वेलकम टू ओनली आईएएस। और चलिए देखते हैं पहले कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्या क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए, कैसे उसको समझते हुए आपको उस किताब को पढ़ना चाहिए। अब देखिए, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम देखते हैं और यहां से समझते हैं टॉपिक को कैसे पढ़ा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, रेट्स। रेट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेट्स एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। और 2022 की बात करें, 2021 की बात करें, तो आपको 15 से लेकर 14 क्वेश्चन तो हर साल पॉलिटी से आते ही आते हैं। यानी आप मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, ऑलमोस्ट 25 to 30 मार्क्स आप सिक्योर अच्छे से कर सकते हैं पॉलिटी के सेक्शन में। अब उसके लिए सिर्फ पढ़ लेना कवर टू कवर काफी नहीं है, डिटेलिंग याद देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू रेट्स issued by the courts of India, consider the following statements. Mandamus will not lie against a private organization unless it is entrusted with a public duty. Mandamus will not lie against a company even though it may be a government company. Any public-minded person can be a petitioner to move the court to obtain the writ of quo warranto. देखिए, जब भी आप कंटेंट लिस्ट देखिए ना इस बुक की, तो जुडिशरी और जुडिशियल से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट है उससे अक्सर टॉपिक में क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पर ये देखिए, रिट्स का टॉपिक सबको पता था, रिट बहुत महत्वपूर्ण है। रिट बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में जो 5 रिट्स होती है, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूटरी, क्यू वारंटो, बार बार हमें बताया जाता है रेलेवेंट है, हम पढ़ते भी हैं फिर भी क्वेश्चन मिस हो जाते हैं। कैसे जरा क्वेश्चन देखिए, यूपीएससी का प्रीलिम्स आने ही वाला है और इसको लेकर अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है, कोई भी ऐसे टॉपिक है जो आपको लग रहा है आप श्योर नहीं हो, तो उन सब का सॉल्यूशन आपके लिए लाया है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अपने यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के साथ, जिसमें रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों के ऊपर फोकस किया जाएगा। जहां आपको डेली जीएस की क्लासेस मिलेंगी, करंट अफेयर्स का कंटेंट दिया जाएगा, क्लास मटेरियल, सीसेट का ऑनलाइन एक्सेस, फुल लेंथ और सेक्शनल टेस्ट भी दिए जाएंगे। यानी आप पूरी तरह से रिवाइज करेंगे अपने टॉपिक्स को और जमकर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब तक प्रीलिम्स आए तो आपका कॉन्फिडेंस और आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच हो जाए। ये जो कोर्स है अभी आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल है। ऑनलाइन आपको केवल 5,000 में मिल जाएगा, ऑफलाइन आपको 10,000 में मिलेगा। और अभी ये एक्सेसिबल है केवल पटेल नगर से। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इसको ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं एट अ प्राइस ऑफ जस्ट 10,000। और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो आपको केवल 5,000 में इंडिया से आप कहीं भी से ज्वाइन कर सकते हैं। खास बात कि 8 जनवरी से शुरू हो रहा है, अभी आपके पास टाइम है, आप इसे ज्वाइन करिए और प्रिपेयर करिए अपने एग्जाम को लेकर। जो लिंक्स हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएंगे, जहां से आप इसको तक पहुंच के इसके बारे में जान सकते हैं। मान लीजिए आपको क्लासेस नहीं करनी है, आप कोई और अप्रोच लेना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारे पास रिगरस प्रीलिम्स का प्रोग्राम भी है 2024 के लिए, अगेन इंग्लिश या हिंदी दोनों भाषाओं में, जहां आप डेली 40 क्वेश्चन जीएस के करते हो। इसका मतलब जब तक कोर्स खत्म होगा तो आप 3,500 जीएस के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट, यानी ये टेस्ट लगाने के बाद, ये क्वेश्चन ट्राई करने के बाद आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो चुकी होगी। 2000 से भी ज्यादा सीसेट के क्वेश्चंस, डेली ऑल इंडिया रैंक, जीएस पेपर का डेली 1 घंटे का डिस्कशन, कंप्लीट सीसेट का मॉड्यूल और स्पेशल टेस्ट ऑन सर्वे, बजट एंड स्कीम्स। क्यों? सर्वे और बजट बहुत रेलेवेंट होता है, अक्सर उनसे क्वेश्चन आते हैं, हम उससे छूट जाता है हमसे वो, क्योंकि वो साल के ऐसे टाइम पे आता है जब हम कहीं और प्रिपरेशन में बिजी होते हैं। ये सब होगा, आपको मिलेगा सब, प्लस हार्ड कॉपी ऑफ प्रीलिम्स वाला एंड मंथली करंट अफेयर्स, पिछले 2 साल के उसका टेस्ट, ये सब मिल रहा है आपको हमारे रिगरस प्रीलिम्स प्रोग्राम में, जो आपको रिगरसली प्रिपेयर करेगा। सोचिए, इतने क्वेश्चन आप इन जनरल 2000 तो सीसेट के क्वेश्चन रेयरली कोई करता होगा, लेकिन ये करने के बाद आप श्योर हो जाएंगे अपनी सिलेक्शन को लेकर, अपनी प्रिपरेशन को लेकर। तो ये अगर आप करते हैं और फिर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस गाइडेंस प्रोग्राम जो है हमारा ऑक्सीजन, वो बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलेगा। बैच 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन ये केवल 5,000 में और ऑनलाइन सिर्फ 4,000 में आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आपको ज्वाइन करना है, अगेन लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जहां से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके बारे में और जान सकते हैं। याद रखिए, ये कोर्स भी 8 जनवरी 2024 से शुरू होने वाला है। तो अगर आप प्रीलिम्स को लेकर जरा से भी डरे हुए हैं तो ये बेस्ट टाइम है कोर्सेज ज्वाइन करिए और अपनी प्रिपरेशन को एक नई उड़ान दीजिए। चलिए अब टॉपिक पे आते हैं।
यहां पूछा जा रहा है मैंडेमस के बारे में। मैंडेमस एक रेट है, आपको पता है, ये भी आपको अगर पता है किस आर्टिकल का है, कहां से आता है तो ठीक है, पर क्या आपने मैंडेमस का सेक्शन जहां पर पढ़ा था उसको ढंग से रिवाइज किया था? अब देखिए, मैंने एक टॉपिक उठाया मैंडेमस का। अब मैंडेमस से मुझे सीधा सीधा मैंडेमस याद आता है काम करो। मैंडेमस का मतलब ये होता है कि सरकार के खिलाफ कोई ऑफिशियल अगर काम नहीं कर रहा तो आप कोर्ट के पास जाओ, कोर्ट होगा भैया हमारा काम नहीं हो रहा, तो कोर्ट कहेगी भाई कौन पब्लिक ऑफिशियल है, हमारा हुक्म है। हुक्म किस चीज का है? मैंडेमस का मतलब तो होता है वी कमांड, लेकिन कमांड होती क्या है? कमांड होती है काम करने की। अगर आपको पता है मैंडेमस मतलब होता है काम करो, अब कोर्ट या सरकार किसको काम करने कह सकती है? आपको बेरोजगार रहना, सरकार तो नहीं कहेगी काम करने। तो अक्सर ये काम करो कहा जाता है किसको? जिसके ऊपर पावर हो। आपके मम्मी पापा आपको कह सकते हैं काम करो, आपके दोस्तों को नहीं कह सकते पॉइंट के बाद, मतलब ही नहीं है। तो काम करो इज ऑब्वियसली सेड टू समवन हुम यू नो। तो काम करो किसके साथ काम करो? पब्लिक ऑफिशियल है उसको ही कहोगे काम करने, उन्हीं के कंट्रोल में आता है वो, तो हमेशा पब्लिक ऑफिशियल के खिलाफ ही ये इशू होता है। और किस लिए? तो ऑफिशियल ड्यूटीज को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या केवल सरकारी जो अफसर है उनको दिया जा सकता है? नहीं। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, इस पोर्शन को पढ़ते हैं, तो यहां लिखा होता है एनी पब्लिक बॉडी, एनी कोऑपरेशन, इंफीरियर कोर्ट, ट्राइब्यूनल फॉर द सेम पर्पस, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल। तो मैंने यार ऑलरेडी मार्क कर रखा है, प्राइवेट इंडिविजुअल के केस में यूज हो ही नहीं सकता है, ठीक है। तो ये तभी यूज होगा जब वो कार्य ऐसा कर रहे हैं जो कि सरकारी है। लेकिन मैंडेमस की जो चीजें लिखी हुई हैं इसमें दो चीजें, एक तो मैंडेमस क्या है आपको पता है, किस पे अप्लाई होता है? पब्लिक ऑफिशियल्स पे। क्यों अप्लाई होता है? किसी काम के लिए पता है आपको। लेकिन किस किस केस में अप्लाई नहीं हो सकता? प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ काम नहीं हो सकता, इंडिविजुअल के खिलाफ नहीं हो सकता, कोई इंस्ट्रक्शन जिसके लिए स्टैच्यूटरी फोर्स नहीं उनके पास वो नहीं करा सकते। अगर डिस्क्रिशनरी है, किस अफसर के ऊपर निर्भर करता है, वो करना चाहे तो करे, इसके केस में भी लागू नहीं होता, ठीक है। अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नर के खिलाफ भी आप मैंडेमस नहीं कर सकते। नहीं, कोर्ट के पास अधिकार नहीं है। मैंने टिक क्यों मारा है? अक्सर हम भूल जाएंगे कि मैंडेमस तो कोर्ट किसी के खिलाफ लगा देगी, नहीं। इट कैन नॉट वर्क अगेंस्ट प्रेसिडेंट और द गवर्नर्स, इट कैन नॉट वर्क अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। ये इंपॉर्टेंट सब पॉइंट्स अगर आपको याद है तो आपका ये क्वेश्चन आंसर करना कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। दोबारा आता हूं मैं, मैंडेमस विल नॉट लाई अगेंस्ट अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, नहीं हो सकता उनके खिलाफ काम। आप नहीं कह सकते कि वी कमांड, बिकॉज दे आर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, अगर पब्लिक ड्यूटी है तब तो कह सकते हो, है ना। अगर सरकारी काम वो कर रहे हैं तो सरकार के अंदर आ गए। तो ये जरूरी है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको पता हो, अगर नहीं पता तो मुश्किल है। फिर यहां तीसरा स्टेटमेंट देखिए, एनी पब्लिक माइंडेड पर्सन कैन बी अ पिटिशनर टू मूव द कोर्ट टू ऑब्टेन द रिट ऑफ क्यू वारंटो। क्या ऐसा होता है? क्यू वारंटो आपने किस तरह से पढ़ा है मुझे बताइए। क्यू वारंटो आपने ढंग से कवर किया है? अगर ढंग से कवर किया है तो क्यू वारंटो को आप जब सेक्शन में जाओ तो वहां लिखा हुआ है, क्यू वारंटो का मतलब होता है किस हैसियत से। इन सिंपल, यहां कोर्ट इंक्वायरी करती है कि लीगैलिटी क्या है, इलीगल यूज। तो अगर कोई पब्लिक ऑफिस को सस्टेन करता है तभी ये यूज किया जाता है, लेकिन ये किसी भी प्राइवेट ऑफिस के खिलाफ या मिनिस्ट्रियल ऑफिस के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पर इसके साथ खास बात है, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है, एग्रीव पर्सन नहीं, कोई और भी जाके रिट अप्लाई कर सकता है, जिसकी सबसे खास बात है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप इस बुक को पढ़ें तो जो भी ऐसे रिट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको आप ढंग से, जो उनमें यहां लिखा है देखिए अनलाइक, यानी बाकियों के मुकाबले, यानी बाकी में इंटरेस्टेड पर्सन ही मोस्टली जाते हैं, तो यहां पर कोई भी जाके कर सकता है इस रिट को अप्लाई। तो ये अगर आपने हाईलाइट ढंग से नहीं किया है, पढ़ा ढंग से नहीं है, तो आपकी सारी मतलब अगर आप पढ़ के निकल गए तो चीजें भूल जाओगे। तो बहुत रेलेवेंट है इसको ऐसे पढ़ना। एक और स्टेटमेंट देखिए, अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑब्लिगेटरी लिखा है यहाँ, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, टू गिव हिज और हर एसेंट। Constitutional amendment bill must be passed by both the Lok Sabha and Rajya Sabha by a special majority and there is no provision for joint sitting। अगर आपने CAB Constitutional Amendment Bill को पढ़ा है तो आपने इसको क्या हाईलाइट किया है। अब यही पोर्शन Constitutional Amendment Bill का मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आप इसको पढ़ सकते हैं, क्या तरीका हो सकता है आपको इसको पढ़ते टाइम। मान लो ये एक अलग से चैप्टर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड होगा, ये आपका 10th चैप्टर है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब इसको पढ़ने बैठ रहे हो, प्रोसीजर पढ़ोगे तो प्रोसीजर में क्लियरली लिखा हुआ है कि अमेंडमेंट कैसे कैसे होगा, कहां पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यहां पर क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। अब देखिए, जैसे बात की गई है किस आर्टिकल में है, तो हमें पता है ये आर्टिकल 368 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 368। अब यही एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने लिख दिया तो मुझे याद तो रहेगा ये, पर पॉइंट ये है कि कहां इनिशिएट होता है, किसी भी हाउस में या केवल एक हाउस में। तो ईदर यहां लिखा है, ईदर ऑफ द हाउस। जैसे मैंने ईदर किया, मुझे पता चला किसी भी हाउस में हो सकता है, लेकिन नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर्स, नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, यहां नहीं हो सकता ये एक्टिवेट। क्या कोई प्राइवेट मेंबर से इनिशिएट कर सकता है? हां,
कर सकता है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ प्राइवेट मेंबर। तो मुझे पता है कि कोई मेंबर अगर गवर्नमेंट का तो करेगा ही करेगा, लेकिन प्राइवेट मेंबर भी बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है और दोनों ही हाउसेस से इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना चाहिए। अब देखिए मैंने हाईलाइट तो कर दिया, लेकिन मैंने तो नॉर्मल हाईलाइट कर, मुझे पता है स्पेशल प्रोविजन है, जो मुझे लगता है कि मैं भूल जाऊंगा उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, उसके लिए मैं इसको एक अलग तरीके से भी हाईलाइट कर सकता हूं। मान लो मैंने 2 हाईलाइटर यूज किए, मैंने यहां लिख दिया भाई स्पेशल मेजॉरिटी दोनों हाउसेज में चाहिए इन ईच हाउस, ठीक है, और मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर हाउस एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। अब ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, देखिए यहां लिखा है मस्ट पास द बिल सेपरेटली, मस्ट पास द बिल सेपरेटली, यानी दोनों में अलग अलग होना चाहिए। यानी यहां पर कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जिसके तहत यहां पर आप ज्वाइंट सिटिंग कर पाए, यानी नो ज्वाइंट सिटिंग, ये लिखा है यहां पर, ठीक है। इसीलिए ये जो एस्पेक्ट है जब मैंने मेंशन किया तो मुझे पता लग रहा है कि इस आर्टिकल में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि किसी भी हाउस में हो सकता है, प्राइवेट मेंबर कर सकता है, ईच हाउस सेपरेटली करते हैं और ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन यहां पे नहीं है। इसमें एक बात और है कि अगर किसी राज्य के फेडरल प्रोविजंस को आपको चेंज करना है तो कैसे होगा, उसके लिए आपको वहां के लेजिस्लेचर द्वारा रेटिफिकेशन मिलना चाहिए बाय अ सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। जब दोनों हाथों से होता है तो फिर इसके पास प्रेसिडेंट के पास ये बिल जाएगा फॉर हिज एसेंट। एसेंट के बाद क्या ये एसेंट अलाउड है, क्या ये एसेंट मैंडेटरी है, ये भी पूछा जाता है आपसे। तो मस्ट लिखा है यहाँ, मस्ट यानी देना ही पड़ेगा। तो यहां इंपॉर्टेंट है कि बात की जा रही है कि इट इज अ मस्ट एस्पेक्ट। तो मस्ट को मैं हाईलाइट करता हूं कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज assent. After president assent, the bill becomes an act and the constitution stand amendment in accordance to the terms of the act. यहां अगर आपके लिए बहुत रेलेवेंट है कि चीजें याद करने के लिए कि जो भी स्पेशल प्रोविजंस है इसकी हाईलाइट आप ढंग से करो, अगर नहीं करोगे तो आप चीजें याद नहीं रख पाओगे। अगर हम और आगे बढ़े, हम देखिए अमेंडमेंट की टाइप्स भी बताए गए हैं, कौन से अमेंडमेंट स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं, कौन से स्पेशल मेजोरिटी से होते हैं। लेकिन जब आप संविधान में बदलाव करना चाहते हैं, ठीक है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो ये किस किस तरीके से हो सकता है। यहां इंपॉर्टेंट ये कि आपने इसको हाईलाइट ऐसे किया कि जो चीजें आप भूल जाएं उसको आपने स्पेशल कलर का इस्तेमाल करके यूज किया। मान लो ग्रीन से कर लो तो मस्ट पास द बिल सेपरेटली, हर हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी से होना चाहिए, ठीक है। फेडरल प्रोविजंस का होगा तो रेटिफाइड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। अगर ये साइन हो जाता है तो मस्ट गिव हिज असेंट। तो यहां आप हाईलाइट इस तरह से कर सकते हो, जो चीजें आपको याद नहीं रहे वो आप वहां पर लिख के उसको स्पेसिफिकली अलग अलग कलर कोड कर सकते हो ताकि आपको पता रहे कि भाई ये चीज तो देखनी ही देखनी है। अब ये कैसे पता लगेगा कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने तो यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन देख के बता दिया आपको। तो देखो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो भी हैं, इसमें ध्यान ये रखना है कि इंपॉर्टेंट की बात जब हो रही है तो आपको ध्यान रखना है कि आपने पहले प्रीवियस क्वेश्चंस देखे हैं। जब आप चैप्टर पढ़ने बैठो, प्रीवियस क्वेश्चन खोलो, देखो इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो जो माइन्यूट चीजें हैं उस पर आपको नजर मिलेगी, वो आप ढंग से पढ़ पाओगे। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया यहाँ पे इस तरह का। अब दोबारा इस टॉपिक पे आओ कि जो बिल है प्रायर अप्रूवल चाहिए, ये क्वेश्चन देखिए हमने पढ़ा, लेकिन क्या यहाँ पे इसकी बात की गई है कि प्रायर रिकमेंडेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यह मेंशन था वहां उस पेज पे तो नहीं था। तो क्या हमें इसकी जरूरत है? तो हमने क्या मिस किया? कुछ तो मिस किया, यही पॉइंट है। व्हाट आर यू मिसिंग? ये तब पता लगता है जब PYQ देख के चैप्टर पढ़ने जाओ, उसको दोबारा आके देखो, यार ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, अब देखते क्या मिस किया हमने। यहां हमने एक लाइन मिस की थी, क्या? डज नॉट रिक्वायर वाली। यहां देख रहे हो, इसको मैंने जानबूझ के कवर नहीं किया कि आपको यहां डज नॉट रिक्वायर लिखा है कि प्रायर परमिशन चाहिए ही नहीं। तो आपको ये एस्पेक्ट दिख रहा है कि भाई यहाँ लिखा है डज नॉट रिक्वायर, कोई परमिशन नहीं चाहिए। तो होता यह है कि अक्सर जब हम सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के निकलते हैं तो चीजें मिस कर देते हैं। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ कोई प्रायर परमिशन नहीं चाहिए प्रेसिडेंट की। अगर नॉर्मली मैं आपको पूछता, आप कहते हैं हाँ नहीं चाहिए होगी, लेकिन हाउ टू बी श्योर दैट व्हाट यू आर रीडिंग यू आर रिवाइजिंग इट करेक्टली। आपने पता है कि आपने यहाँ गलती करी, आपने इसको ग्रीन से मार किया, भाई ये भूल जाता हूं मैं या भूल जाती हूं, ताकि वो जब मैं उसके पास दोबारा आऊं तो आई एम वेरी श्योर कि मैंने टॉपिक को ढंग से पढ़ा। देखिए थोड़ा सा ये आपको दिक्कत भरा लग सकता है इनिशियली, लेकिन आपको हेल्प बहुत करेगा इन लॉन्ग टर्म। आपने एक बार इसको ढंग से पढ़ लिया ना तो फिर आपको इसको भूलोगे नहीं। और कुछ टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने रिट्स की बात की, अमेंडमेंट प्रोसीजर की बात की, और टॉपिक्स भी देखेंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वायलेट्स व्हाट ऑफ विच, किसका वायलेशन वो करती है? राइट टू इक्वालिटी, DPSP, राइट टू फ्रीडम या कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। जहां बात आती है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ की बात अगर हम करें और हम जाएं देखें कि कहां कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का जिक्र आता है, तो आप सीधा पहुंचेंगे DPSP में। अब आइए आप देखते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स। जो DPSP के सोशलिस्ट प्रिंसिपल है वहां क्लियरली मेंशन्ड है प्रिवेंशन ऑफ
कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जहां पर सोशलिस्ट प्रिंसिपल का मामला ये है कि यहाँ माना जाता है कि हमें समाजवाद की ओर बढ़ना है, जहां पर हम कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ रोकेंगे। तो अगर आपने इस टॉपिक को ढंग से हाईलाइट किया, जो चीज़ें आपको नहीं पता, जैसे मुझे अंदाजा था कि मैं इसको शायद भूल जाऊं, यहाँ मेंशन है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमें पता है, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ हमें पता है, अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन हमें पता है, नालसा हमें पता है जहां बात की जाती है किस चीज़ की, फ्री लीगल एड की पुअर को। लेकिन एक चीज़ अगर मैं आपसे पूछूं, मैटरनिटी रिलीफ की बात जो की गई है, जिसको लेकर आजकल बहुत कंट्रोवर्सी थी कि मैटरनिटी रिलीफ मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए, तो वहां पर इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में सीधा सीधा मेंशन है कि मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविजन कि हमें देना चाहिए, जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन एंड मैटरनिटी रिलीफ। तो इस तरह के टॉपिक्स जब आते हैं, अगर आपने ढंग से हाईलाइट किया होगा, सेम टॉपिक पे दोबारा जाके पढ़ोगे तो इजीली वो चीज़ें याद रह जाएंगी। इसलिए बहुत रेलेवेंट है कि आप किसी भी चीज़ को रिवाइज कैसे करते हो, तो वहां से आपको सीधा एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स constitutes द बेस्ट सेफगार्ड फॉर लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी। बात लिबर्टी की गई है, ये एक अप्लाइड क्वेश्चन है। लिबर्टी कैसे इंश्योर की जाती है? लिबर्टी तब ना इंश्योर होगी जब आपके पास आज़ादी होगी, जो आप करना चाहो वो करो। कैसे वो कर पाओगे आप? इसके लिए आपको कोई हिंसा ना हो, कोई आपका पावर का हनन ना करे, और उसे रोकने के लिए आपके पास स्टेट है जो इंश्योर करेगा कि अपने राइट्स को आप पूरी तरह से एंजॉय कर पाओ। तो इनमें 4 ऑप्शन दिए थे। कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी क्या होती है? जो सरकार कहे उसके प्रति कमिटेड रहेगी, ब्यूरोक्रेसी के प्रति कमिटेड रहेगी। क्या वो आपकी बात मानेगी? आपकी लिबर्टी को बचाएगी या सरकार के अधिकारों को बचाएगी? सरकार के अधिकारों को बचाएगी। तो भाई ये ऑप्शन पहले ही गलत है। इलेक्टेड गवर्नमेंट क्या सबसे बेस्ट सेफगार्ड है आपकी लिबर्टी का? गवर्नमेंट मेजोरिटेरियन अगर हो गई तो आप जिस रिलीजन या जिस जाति के हो या जिस तरह के एरिया में रहते हो उसके खिलाफ भी बात कर सकती है। लेकिन अगर सेपरेशन ऑफ पावर है तो इसका मतलब कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है जो आपके खिलाफ कुछ कानून लाती है, तो आपके पास एक जुडिशरी होगी जो देखेगी भाई जो कानून है वो गैर कानूनी तरीके से तो नहीं लाए गए, क्या वो गलत तो नहीं है। ब्यूरोक्रेसी दिखेगी आपके साथ सही से बर्ताव किया जा रहा है या नहीं जा रहा। तो सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट है इसे इंश्योर करने के लिए। अब ऐसे क्वेश्चंस का आंसर कैसे पता लगेगा? जब आप एग्जॉस्टिव रीडिंग बुक की करोगे, प्लस उसको करंट कॉन्टेक्स्ट में भी देखोगे। जो विवाद पार्लियामेंट में या न्यूज़ में रहते हैं उनको अगर आप ढंग से कवर करोगे, चीज़ें याद रहेंगी आपको। अब एक चीज़ पे आते हैं जहां हम डिस्कस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है, अब इस बात को आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें एक चीज़ डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप मोशंस पढ़ रहे हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या आप उसको हाईलाइट करें या नहीं, ये डिस्कस करें। इससे पहले एक बार जरा मैं आपको दिखाऊं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। अब इस बुक में पहले ही आपको मेंशन मिलता है कि भाई हर साल 15 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ रहे हैं, और 22-23 में भी 15 क्वेश्चन तो आए ही थे इस टॉपिक से, इस सब्जेक्ट से, पॉलिटी से। तो बहुत रेलेवेंट है आपके लिए बुक, ठीक है। तो आपको इसको पढ़ना ढंग से है, लेकिन केवल इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप करंट अफेयर्स में कोई न्यूज़ पढ़ते हो जो कुछ घटित हो रही होती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम पहले बहुत न्यूज़ थी, महुआ मोइत्रा को पार्लियामेंट से उनकी मेंबरशिप को निरस्त कर दिया गया। अब पार्लियामेंट की जब मेंबरशिप किसी की खत्म होती है तो किसके पास अधिकार है फाइनल अप्रूवल का? पार्लियामेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास। क्या प्रोसीजर है इसका? क्या आपको पता है इसके बारे में? क्या जब वोट फॉर स्कैम की बातें बार बार आती है, वोट लेकर आपने स्कैम के थ्रू आपने वोट किया, पार्लियामेंट ने आपको पैसे दिए और फिर आपने क्वेश्चन पूछे या इस तरह का कुछ काम किया, इसको लेकर क्या प्रोविजन है? जब ये टॉपिक्स न्यूज़ में रहते हैं तो इससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल है वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए एडिटोरियल को पढ़ना और उसको रिलेट करना बहुत रेलेवेंट है, तभी जाके तभी आपकी पॉलिटी की तैयारी ढंग से हो पाएगी। तो इसका फायदा आपको मेंस में भी मिलेगा। मेंस में भी लगातार क्वेश्चन इस टॉपिक से बार बार पूछे जाते हैं, तो बहुत रेलेवेंट है प्रिपरेशन के लिए। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है जरा वो भी देखें। देखिए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से पिछले कुछ टाइम से क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन ये चीजें याद करनी बड़ी जरूरी है क्योंकि ये आपके साथ हिस्ट्री में ओवरलैप करती हैं। जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां भी आपको चीजें आएंगी, कंपनी रूल, क्राउन रूल, और अक्सर इंडिया में जो लॉज बदले जाते हैं उनका जो ऑरिजिन होता है तो अक्सर ब्रिटिश लॉज के थ्रू होता है। तो अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो फिर आपको दिक्कतें रहेंगी। तो इसलिए इसे पढ़ना बड़ा जरूरी है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए एस्पेक्ट आता है जो की चीजें हैं। की चीजें क्या है? भारत की जो लिबर्टी है, जो आपकी गवर्नमेंट वर्किंग है, वो किस तरह की स्ट्रक्चर क्या है गवर्नमेंट का। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो भारत की पॉलिटी डिजाइन किस तरह की गई है। भारत की पॉलिटी असल में कैसी क्वासी फेडरल है, लेकिन जब हम फेडरल की बात करते हैं तो क्या हमें प्रोविजंस पता है फेडरलिज्म कैसे डिफाइन होता है? हम कहते हैं हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक है, पॉलिटी हमारी डेमोक्रेटिक है। कैसे डेमोक्रेटिक है, कैसे फेडरल है, क्या उसके फीचर्स हैं जिसको डिफाइन करते हैं? इन चीज़ों का पता तब लगता है जब हम भारत के संविधान के बारे में जानते हैं। संविधान कैसे बना, क्या स्ट्रक्चर था। तो चलो ये तो आप यहाँ से पढ़ लोगे, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट रहता है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो रहेगा आपका कि आप जो पहला एस्पेक्ट है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको पढ़ना है उसमें सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? वो मिलेगा प्रियम्बल। तो प्रियम्बल के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, प्रियम्बल का क्या रोल है, प्रियम्बल कॉर्नरस्टोन कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का है, प्रियम्बल क्या चीज़ डिफाइन करता है,
क्या कीवर्ड्स हैं उसमें, क्योंकि उन्हीं कीवर्ड्स के हिसाब से, जैसे हमने देखा था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कि बात की गई थी कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, उसी प्रकार से प्रेम्बल में क्या है, मोस्ट प्रोबेबली आपको प्रेम्बल याद होना चाहिए। प्रेम्बल को याद करना बहुत रेलेवेंट है, अगर आपको याद रहेगा तो कई चीजें सिंप्लीफाई रहेंगी। क्या है प्रेम्बल भाई, क्या टेक्स्ट है प्रेम्बल, कुछ आइडिया आपकी, व्हाट डू वी टॉक अबाउट इन प्रेम्बल? अगर नॉर्मली भी बोलूं मैं आपको कि याद है आपको या नहीं, तो पहली चीज आपको याद जरूर होनी चाहिए, वो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure for all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। अब ये जो की एस्पेक्ट है, मैंने बोला कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल ऑफ इंडिया मतलब क्या, क्या हमेरी सोवरेनिटी हमें कहाँ से मिलती है, पार्लियामेंट से मिलती है या लोगों से मिलती है? तो लोगों से मिलती है। हमने खुद आकर रिजॉल्व किया और कॉन्स्टिट्यूट किया इंडिया को एज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल इंश्योर करते हैं चीजें हैं, क्या आपको कीवर्ड्स पता है या नहीं? तो इसलिए जब आप कहते हैं ना नोट मेकिंग इंपॉर्टेंट नहीं है उतनी ज्यादा, लेकिन बहुत शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास हो पाए 4-5 पेजेस के या 10 पेजेस के, वो रेलेवेंट है। अब अगर जो कीवर्ड्स हैं, जब भी किसी ऐसे आर्टिकल को आप पढ़ें जो प्रियम्बल बता रहा है, डिफाइन कर रहा है संविधान कैसे बना, क्या चीज है, तो प्रियम्बल आपको सारा चीज बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी कहां से आती है, कैसा स्टेट इंडिया का होगा, कब अडॉप्ट किया, 26 नवंबर 1949 में बोलते हैं हम। तो कीवर्ड्स जो है उनकी डेफिनेशन, कीवर्ड्स का आर्टिकल कहां से बताता है कि हाँ भारत ऐसी कंट्री है, भारत एक सोशलिस्ट कंट्री है, इसका आर्ग्यूमेंट मैं आपको दूं तो कहां से पता लगता है? क्या प्रोविजन है सोशलिज्म को हमारे संविधान में, कहीं मेंशन है इसके बारे में, डीपीएसपी में बात की गई है, फंडामेंटल राइट्स में ऐसा कुछ है जो इसे फोर्स करता है? ये चीजें तभी आपको क्लियर होंगी जब आप कीवर्ड्स को ढंग से पढ़ेंगे। एक बार आपने प्रियम्बल को याद कर लिया, प्रियम्बल के कीवर्ड्स को समझ लिया, उससे जुड़े हुए आर्टिकल्स को पढ़ लिया, तो आप बेहतर स्थिति में होंगे अगर कोई आपसे अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे सेपरेशन ऑफ पावर पे पूछा गया, या फिर लिबर्टी के बारे में पूछा गया, या फिर कंसिडरेशन ऑफ वेल्थ वाला क्वेश्चन जो आया, तो उन चीजों को आंसर करने में आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड होंगे। ठीक इसके बाद आता है बात, जब आपने प्रियम्बल पढ़ लिया, समझ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, एक तरह से वो बात करती है, फिर बात आती है सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपसे रिलेटेड है, ये प्रियम्बल की बातें जो की गई हैं, इसको इंश्योर करने के लिए, जस्टिस इंश्योर करने के लिए, स्टेट को फॉर्म करने के लिए दो चीजें हैं। एक है हमारे पास फंडामेंटल राइट्स, हमारी ड्यूटीज, हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट को दिया गया है वो, और जो हमारा स्ट्रक्चर है पार्लियामेंट, वो कैसे ऑपरेट करता है। इसलिए पार्लियामेंट का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फिर, कि भाई आपकी फंडामेंटल राइट्स जब आप टॉपिक पढ़ेंगे, तो फंडामेंटल राइट्स जब आप पढ़ने बैठे, व्हाट आर द फीचर्स, डेफिनेशन दी गई है, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम दी गई है, पर कहानियां इतनी नहीं है कि आप सिर्फ आर्टिकल्स को पढ़ें। आर्टिकल्स रिलेटेड जो भी केसेस हैं, जैसे इंडिया में फंडामेंटल राइट्स डिफाइन हुए, क्या कॉन्स्टिट्यूशन को कितना अमेंड किया जा सकता है, ये इससे जुड़ा हुआ टॉपिक है। कीवर्ड्स के अलावा जो इसके आसपास के इंपॉर्टेंट लॉज हैं उसको पढ़ना। अगर मैं आपसे पूछूं केशवानंद भारती केस, शंकरी प्रसाद केस, चंपाकरम द्वाराजन केस, ये पूरी क्रोनोलॉजी है कैसे चीजें स्टार्ट होती हैं। अगर आप शंकरी प्रसाद से शुरू करें, मिनर्वा मिल्स तक जाएं, तो आपको वहां पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदलता हुआ दिखेगा कि उसमें प्रमुख बदलाव हुए। तो जो इंपॉर्टेंट लीगल जजमेंट है, जिया मोदी की एक इंपॉर्टेंट किताब है, अगर आपको कभी समय मिला तो आप पढ़ सकते हैं, जजमेंट विच चेंज इंडिया, जिया मोदी, काफी बेहतरीन किताब है, आप पढ़ सकते हैं उनकी किताब को। पर इन शॉर्ट अगर बताया जाए तो जो लॉज या लीगल प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ बदला भारतीय संविधान में, केशवानंद भारती केस हो गया, मिनर्वा मिल्स केस हो गया, गोलकनाथ केस हो गया, ये सारे केसेस जिन्होंने स्ट्रक्चर किया इंडिया के फंडामेंटल राइट्स को, वो जो लीगल केसेस हैं वो आपको पता है। यानी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में उसके बारे में डिस्कशन होगी, जहाँ पर अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल, रिट्स हमें पता है बार बार पूछे जाते हैं, तो रिट्स की डिटेलिंग किस तरह से की जाएगी, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया, उससे इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो भी चीज़ आपके फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करती है, जो भी आपकी जो आपकी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बचाती है, उनको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आम जो ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं इनको पढ़ना इंपॉर्टेंट, और क्या एक्सेप्शंस हैं ये भी पढ़ना ज़रूरी है। अक्सर हमें एक्सेप्शंस ठीक से पता नहीं होते, एक्सेप्शन रिवाइज कर लोगे बेहतर तरीके से तो आप बेटर प्रिपेयर्ड रहोगे। एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इसका, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उनके जो लॉ मेकिंग है, जो उनका रोल क्या है, कौन से अटॉर्नी जनरल या सेक्रेटरी जो आपके सीएजी है, क्या वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स में पार्ट लेते हैं या नहीं, सीएजी अपनी रिपोर्ट किसको भेजेगी, यूपीएससी में कितने मेंबर होते हैं, स्टेट पीसीएस में कैसे कितने मेंबर्स होते हैं, फाइनेंस कमीशन फॉर्म कैसे करता है, क्या चेंजेस किए गए। जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो पता होनी चाहिए आपको। जो पार्लियामेंट का चैप्टर, इट्स लाइक अ होली ग्रेल। पार्लियामेंट का चैप्टर बहुत एग्जॉस्टिव है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि आपके पार्लियामेंट में जो नियम कानून बनते हैं, जो बिल्स पास होते हैं, वो कैसे पास होते हैं, किस तरह के बिल्स पास होते हैं, कौन उनको लेके आता है,
जो मोशंस है, एडजॉर्नमेंट मोशन हो गया, इस तरह के मोशंस का डिफरेंस क्या है, तो वो एस्पेक्ट बहुत रेलेवेंट है। पार्लियामेंट की वर्किंग, पार्लियामेंट के बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ऐसे पढ़ना आपको सारी बुक को है, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान रखना, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब इनको पढ़ना कैसे है वो भी रेलेवेंट है। तो मैं आपको, क्योंकि मैं अभी हाथ से करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा, मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक चैप्टर का करके रखा है इस PDF में, ज़रा उसको देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले। मान लो हम कंपनी रूल्स को पढ़ रहे हैं, तो कंपनी रूल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट पहला आया 1773 में, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? देखिए 1773 में जब रूल आया था, सबसे बड़ा एस्पेक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट, और पहली बार जो था हमारे देश को एक गवर्नर जनरल की बात की गई थी, जो बंगाल का गवर्नर को बना गया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जिसको ज़रा पावर दी गई थी। जो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स है उनका नाम आता है, और इसने प्रोहिबिट किया था किस चीज़ को? कोई प्राइवेट ट्रेड नहीं होगा, कोई ब्राइब्स नहीं ली जाएंगी। तो मुझे जो एस्पेक्ट लगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको ग्रीन से हाईलाइट किया ताकि मुझे पता रहे, अच्छा वॉरेन हेस्टिंग यहाँ आते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मैं वेलेस्ली और हेस्टिंग में कंफ्यूज हो जाता था। तो मैं इसलिए हमेशा इसको हाईलाइट ग्रीन से कर दूं ताकि जो चीज़ मुझे याद रह पाए। मैं मॉक टेस्ट में कोई गलती अगर बार बार कर रहा हूं तो आई कैन कम बैक एंड मार्क विद स्पेशल फीचर्स कि मुझे ये चीज़ याद नहीं रहती। इसलिए सेक्शनल टेस्ट जब देते हैं ना, हम किसी 10 चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे, उसके बाद एक सेक्शनल टेस्ट लगाइए। सेक्शनल टेस्ट में जो गलतियां आ रही हैं, कहाँ आ रही हैं, वहां वापस आओ और उन पोर्शन को दोबारा से हाईलाइट करो। अच्छा, ये पोर्शन ऐसा है जहां मैं बार बार गलतियां कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप बेहतर स्थिति में पहुंच पाओगे आंसर करने की। अब जैसे ये देखिए, अगर आपने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पढ़ा, लेकिन आप बार बार यहां गलती कर रहे हैं, ये एस्पेक्ट एग्जेम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे सुप्रीम कोर्ट से एग्जेम्पशन की बात आती है, कहां दिया गया, कहां सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन को कम किया गया, तो 1781 के एक्ट में किया गया। अब फॉर एग्जांपल पिट्स इंडिया एक्ट आता है। पिट्स इंडिया एक्ट में हमें पता है कुछ चीजें बहुत बेसिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट हो सकते हैं जो आपको याद ना रहे, तो जो आपको याद ना रहे उसको आप अलग कलर से मार्क करिए। जैसे मैंने ये प्लेन ग्रीन छोड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप टेस्ट देते हैं, येलो किया मैंने, मेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे लगी अभी, पर अगर आप टेस्ट देते हैं, आपने कुछ क्वेश्चंस गलत कर दिए, मान लीजिए आपको बार बार गलती हो रही है कि ट्रेड मोनोपोली के बारे में, या फिर जो एक चाइना के साथ ट्रेड इंडिया का जो प्रावधान दिया गया एक्ट ऑफ 1813 में, कि क्या बदलाव किए गए, और इन गलतियों को आप समझेंगे तभी जाके बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाए। अब अगर आप मल्टीपल टाइम किसी बुक को पढ़ रहे हैं, मल्टीपल टाइप टेस्ट दे रहे हैं, मल्टीपल टाइम गलतियां करेंगे ही करेंगे, पर जो गलतियां आप बार बार कर रहे हैं उनको आपको हाईलाइट करना, उनको मेंशन करना, भाई मुझे यही गलतियां मिलती हैं, सो जो मेरी मिस्टेक्स है मैं उनको ढंग से हाईलाइट कर रहा हूं या नहीं कर रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर बात आती है कि जब आपने उसको बार बार हाईलाइट किया तो आप इस पोजीशन में होते कि आप बेहतर तरीके से समझे कि भाई अच्छा, मैं केवल लोकसभा में आता ही मैं उसको भूल जाता हूं, तो मुझे पता है केवल 50 मेंबर सपोर्ट होते हैं, मैंने इसको बार बार मेंशन किया, मेरा आंसर यहाँ गलत हो जाता था बार बार टेस्ट में। तो ये चीजें समझना जरूरी है कि जो भी आपकी टेस्ट में मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या उसको आप अपने नोट्स में ऐड कर रहे हैं, अपनी बुक पे ऐड कर रहे हैं, यानी जो गलतियां आप कर रहे हैं उनको बार बार हाईलाइट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो कि एस्पेक्ट आपके मिस्टेक हो रहे हैं वो आपको पता है या नहीं। अब बात आती है शॉर्ट नोट्स की। भाई शॉर्ट नोट्स कैसे बनेंगे, क्या एस्पेक्ट हो सकता है? अब जैसे मुझे लग रहा है कि मैं जब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पढ़ता हूं तो मिस कर जाता हूं उनकी एज, टाइम, कब वो चीजें बदल रही है, तो मैंने उसको एक पेज में से लिख लिया। तो मेरे पास बहुत बेसिक नोट्स हैं, ये एडिशनल टू जो मैंने अपने हाईलाइट किया चीजों को, उसको तो मैं इसको काट के पेज से या बाद में अपने बुक के ऊपर स्टेपल कर सकता हूँ। ये तरीका हो सकता है जहां बहुत ज्यादा बेसिक शॉर्ट नोट्स या इस तरह के कुछ माइंड मैप्स बना सकते हैं, जहां आपको पता है क्या गलतियां हैं, जो आप चीजें भूल जाते हैं, ऐसा माइंड मैप बना सकते हैं जो आपको प्रिपेयर कर पाए एग्जाम के लिए। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि जो उस किताब को अच्छे से पढ़ेगा, फिर वो अपने हिसाब से जब तक माइंड मैप बनाएगा तभी वो चीजें बेहतर तरीके से काम करे। अब मान लो मैं गवर्नर की पेजेस को बार बार पढ़ना नहीं चाहता, मुझे लगता है कि मैं प्रेसिडेंट के साथ ही पढ़ूंगा, गवर्नर का अलग से नहीं पढ़ूंगा, तो मैंने गवर्नर का चैप्टर जब पढ़ा उसके साथ मैंने एक माइंड मैप बना लिया। अब जब भी मैं प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ूंगा तो मैं प्रेसिडेंट के चैप्टर को पढ़ते टाइम गवर्नर का जो मैंने माइंड मैप बनाया है, शॉर्ट नोट बनाया, इसके साथ कंपेयर कर लूंगा क्या डिफरेंस है, क्वालिफिकेशन का डिफरेंस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या है, कैसे वो अपना डिस्क्रिप्शन लेते हैं, और क्या स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पावर्स है, ये मैं कर लेता हूं। तो मेरे पास एक पेज का शॉर्ट नोट बन गया पूरे चैप्टर का। तो मेरे पास हो सकता है ऐसे कुछ 10-15 शॉर्ट नोट्स हो जाएं या माइंड मैप्स हो जाएं, जिसका इस्तेमाल मैं कर पाऊं बाकी अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर स्ट्रीमलाइन करने के लिए। लेकिन ये सब बाद की चीजें हैं। पहली चीजें हैं कि वो किताब जो आपको घिसनी पड़ेगी, उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, हाईलाइट करना पड़ेगा, मार्कअप करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पढ़ना पड़ेगा, PYQ को देखना पड़ेगा, जो आप टेस्ट में गलतियां कर रहे हैं वहां के रिपीट करना पड़ेगा चीजों को, तभी जाके आप इसको ढंग से रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिक मेरी तरफ से कोशिश थी आपको समझाने की क्या तरीके हो सकते हैं चीजों को रिवाइज करने के और कैसे आपको रिवाइज करना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और डाउट्स हैं, इश्यूज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि क्या और आप चाहते हैं हमारी तरफ से हम वो भी लाने का प्रयास करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग ओनली IAS एंड हैव अ
नाइस डे।